सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है एंड आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है। आज हम किसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके लिखे हुए बुक्स के बारे में। सो आज का गाइस टॉपिक है आदम स्मिथ। ओके, आदम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ओके, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स हमारा सिलेबस का एक सब्जेक्ट भी है। सो सबसे पहले मैं आदम स्मिथ के बारे में बात करना चाहूँगी बिकॉज यू कैन से गाइस ही इज अ वेरी फेमस फिलोसोफर एंड आई रियली लाइक हिज ऑल बुक्स। ओके, आई मीन इन्होंने जितने भी ऐसे नॉवेल्स लिखी है अमेजिंग। ओके, इनके टॉपिक सारे वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेटेड होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स से फंड से रिलेटेड इनके टॉपिक्स है, मोस्टली मतलब वेल्थ से रिलेटेड है। ओके, बाय द वे अगर इनके बारे में बात की जाए सो he was a Scottish social philosopher and political economist and instrumental in the rise of classical liberalism है ये। ओके, Adam Smith is a towering figure in the history of economic thought। अगर गाइस बात की जाए इनके कुछ सिंगल वर्क की लाइक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेरी फेमस। ओके, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में इन्होंने काफ़ी बातें की हुई है एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट एंड आई मीन ऑल रिलेटेड टू पीरियड इन सोसाइटी एंड wealth of nations may not be seen not merely as a treatise on economics but also as a partial exposition of a much larger scheme of historical evolution। okay guys, बात अगर की जाए इनकी अर्ली लाइफ की सो इनकी लाइफ आई मीन स्कॉटिश जर्नलिस्ट के फॉर्म में रही है। ओके, somehow a poor gypsy but philosopher later। so काफ़ी सिंपलिसिटी सी इनकी बायोग्राफी है गाइज। अगर आप चाहो सो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन गूगल एंड गेट नो अबाउट हिम। ओके, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो इकोनॉमिक्स है ऑलरेडी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम डायरेक्टली लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक विच इज इकोनॉमिक्स। ओके, सो योर वर्क इज जस्ट टू लिसन मी बिकॉज टाइम बहुत ही कम है एंड वन लाइनर चल रहा है, आई मीन वन शॉट चल रहा है एक तरह से ये। सो स्टार्ट। आदम स्मिथ, सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगी। ओके, इकोनॉमिक्स है क्या, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल। ओके, सब कुछ मिक्सअप रहेगा इसमें। सो टॉपिक वाइज चलेंगे। ये वीडियो स्पेशली फॉर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आदम स्मिथ के बारे में है। ओके, सो बिकॉज एग्जाम में पूछ सकता है आदम स्मिथ के बारे में भी। ओके, एज यू ऑल नो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया इन्हें। सो समहाउ ही प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एग्जाम ऑल्सो। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सो आदम स्मिथ के बारे में अगर मैं बताऊं, आदम स्मिथ वाज द फर्स्ट टू राइट एन ऑथेंटिक बुक ऑन इकोनॉमिक्स इन 1785 AD। द बुक वाज टाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जैसे कि मैंने इसका नाम पहले भी ले लिया। ओके, आदम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत सारे वर्ड्स में डिफाइन किया है, लाइक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, जैसे कि मैंने कहा था मोस्टली इन्होंने वेल्थ के बारे में डेफिनेशन दी हुई है। ओके, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड भी उस टाइप का रहा है। हिस्टोरिकल में अगर देखा जाए सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, वो वेल्थ का एक तरह से उसके पूरे साइंस के फॉर्म में इन्होंने बताया है। बाकी आपको आगे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। ओके, जैसे साइंस में होते हैं ना बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्म में। सो जितनी भी हमारी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, साइंस में सारी चीज़ें मिक्सअप होती है। ओके, सो उसी के फॉर्म में इन्होंने वेल्थ को डिस्क्राइब किया है इकोनॉमिक्स के थ्रू। ओके, सो Adam Smith's definition of economics had the following 4 flaws। Okay, 4 flaws में इन्होंने definition दिए हैं। He has given more emphasis on wealth and has given no place to man। There is not always a consensus between personal and social interest। The economic man whom Adam Smith conceived is a might in reality। Okay,
he has used the word wealth in a narrow sense. All right. Now guys, Adam Smith is called the father of economics. ये PYQ कई बार पूछ चुके हैं that father of economics कौन है. ओके, साइंस की बात की है तो उसमें भी ये आ सकता है, फादर ऑफ साइंस एंड ऑल. जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट है लाइक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ किसने दिया, न्यूटन्स लॉ किसने दिया, तो ये आ सकता है. ये सब आपको लर्न होने चाहिए. ओके, साइंटिस्ट के नेम लर्न होने चाहिए जो फेमस है. एंड जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड से है वो तो समझ सकते होंगे साइंस कितना इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, एज लाइक मी. ओके, नाउ गाइस, एल्फ्रेड मार्शल हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स in his book Principles of Economics as follows. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Okay, अकॉर्डिंग टू मार्शल के थ्रू अगर देखा जाए, सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियलिस्टिक वेलफेयर. ओके, दिस स्टडी हैज द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स. इन्होंने बताया लाइक स्टडी ऑफ मैन इज मोर इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स देन दैट ऑफ वेल्थ. ओके, जैसे कि एडम स्मिथ से बिल्कुल अपोजिट हो गया. उन्होंने ये कहा कि वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ मैन. ओके, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है मार्शल के थ्रू study of man is more important in economics than that of wealth. Okay, economics is the study of normal daily activities of human life. Okay, और इन्होंने बताया है only economic activities of man are studied in economics. Okay, economics studies normal and real people living in society. Okay, wealth is only a means, not goal. Okay, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियलिस्टिक वेलफेयर. इन शॉर्ट, अगर बात की जाए एडम स्मिथ के फॉर्म में, सो उन्होंने वेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दी है अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए सोशल लाइफ एंड पब्लिक के बारे में अगर बात की जाए, सोसाइटी वगैरह उन्होंने साइड में रखा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ओनली वेल्थ. लेकिन अगर बात की जाए मार्शल की, एल्फ्रेड मार्शल, सो इन्होंने सोसाइटी पब्लिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी है अकॉर्डिंग टू वेल्थ. ओके, आई मीन अगर वेल्थ के फॉर्म में देखा जाए, सो वेल्थ इज अ टाइप ऑफ साइड में है बट नॉट अ गोल. ओके, है बट गोल नहीं है वो. गोल का इज अ टाइप ऑफ पब्लिक सोसाइटी क्या सोच रही है, मटेरियलिस्टिक वेलफेयर को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है. ओके, समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट गाइस, अगर बात की जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडम स्मिथ एंड एल्फ्रेड मार्शल के बारे में. ओके, इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक्स को. नेक्स्ट गाइस, इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इसकी इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहूंगी. द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR 2000 divided the countries of the world in 3 categories on the basis of per capita gross national product. Low income countries, medium income countries and high income countries. Okay, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मीन्स जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा लो है, मीडियम एंड हाई है, इसके फॉर्म में. ओके, आगे गाइस अगर देखा जाए, सो एक और यहाँ नाम शामिल है, यूजिन स्टैनली. ओके, यूजिन स्टैनली हैज, वैसे इनका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, बट या समहाउ द नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इट. ओके, एग्जामिनर पूछ सकता है, अब उसके माइंड में क्या चल रहा है वो हमें क्या पता, लेकिन हमें पता करना होगा. ओके, जिस बच्चे ने पता कर लिया वो टॉपर बन गया, एंड जिसने ट्राई भी नहीं किया उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है. Eugene Stanley has defined the underdeveloped countries as follows. That country where there is large scale poverty of permanent nature and not a temporary phenomenon due to any natural calamity, and
Absolute methods of production and social organization are being used, which means the poverty is not entirely due to lack of natural resources. It could be reduced using the proven methods used elsewhere in the world. Okay. Next guys, यहाँ पे काफी सारी ऐसी इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई है. ओके. एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सो दीज ऑल डेफिनेशंस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. अगर इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जितना देना था मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी. गाइस बात अगर की जाए कि पॉइंट वाइज एग्जैक्टली आई मीन इकोनॉमिक्स में पूछता क्या है सिलेबस के फॉर्म में. सो अभी मैंने जितना इंट्रोडक्शन दिया इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है बिकॉज ये एक तरह का इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. ओके. यहाँ मैंने 3 लोगों के बारे में डिस्कस किया, एडम स्मिथ के बारे में, एल्फ्रेड मार्शल के बारे में एंड यूजिन स्टैनले के बारे में. इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी है उसके बारे में भी हमने बात की. सो समहाउ these three names can be important for our exam. ओके. ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. सो पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है. ऑलराइट. सो गाइज ये था इकोनॉमिक्स का वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन. ओके. एंड गाइज आगे अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स की सो आगे हम बहुत सारी चीज़ें की बात करने वाले हैं. लाइक नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करेंगे जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, फाइनेंस, रियल इस्टेट, इन सब के बारे में बात की गई है. क्या कम्युनिटी हो गई, पर्सनल सर्विसेज एंड फॉरेन सेक्टर के बारे में भी बात की गई है विद एग्जाम्पल. ओके. सो इन सब के बारे में गाइस हम स्टार्ट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. ओके. As per the government of India, first report to the National Income Committee on April 1951 to estimate national income, the value of entire goods and services produced during a specific time interval is measured without counting anything twice. Okay. Total national income of an economy is the measure of flow and ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो गाइस ये एक डेफिनेशन का रोल ले सकते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है. सो जो लाइन मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. ओके. ईच लाइन क्रिएट अ मीनिंग. सो टोटल नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मेजरमेंट एक तरह से हमारा नेशनल इनकम है. ओके. Now guys अगर बात की जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमिटी टू एस्टिमेट नेशनल इनकम फॉर प्लानिंग इकोनॉमी. प्रोफेसर PC Mahalanobis was the chairman of this committee. guys यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है. सो आई मस्ट से कि आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक सुनना है यहाँ से. ओके. PC Mahalanobis was the chairman of this committee, first chairman of National Income Committee. Remember, okay, ये एग्जाम में आ सकता है. And Professor D.R. Gadgil and Professor V.K.R.V. Rao were its members. Okay, ये दोनों members थे. Okay. This committee estimated the national income for 1948 to 49, then 1949 to 50 and 1950 to 51 at current prices. Okay. After the publication of reports by National Income Committee, the job of estimation of national income was handed over to the Central Statistical Organization. Okay. The Central Statistical Organization publishes national account statistics annually and giving important information about the various aspects of India's national income. This report is called a white paper. Okay guys, white paper के बारे में भी PYQ में कई बार क्वेश्चन पूछा है. ओके. CGL में काफी आया है ये. सो व्हाइट रिपोर्ट एग्जैक्टली है क्या व्हाइट पेपर? सो दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड व्हाइट पेपर. जैसे कि मैंने बताया अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो पब्लिश किया जाता है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एनुअली. ओके. एनुअल पब्लिश होता है ये, गिविंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम के फुल इंफॉर्मेशन दिया जाता है. ओके. जो कि एनुअली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू
एक तरह से ये रिपोर्ट बनता है, ओके, क्रिएट होता है एनुअली, जिस रिपोर्ट को हम व्हाइट पेपर का नाम देते हैं, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ओके। Next guys, in the national account statistics, the Indian economy is divided into the following sectors. Number 1 is primary sector, जहाँ पे agriculture, forestry, pisciculture and mining की बात हो रही है, ओके। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात है, मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर एंड नॉन रजिस्टर बोथ कंपनीज, ओके। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड गैस सप्लाई की बात है, ओके। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड की, सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, रेलवे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स एंड वेयर हाउसिंग की, एंड ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट की बात हो रही है, ओके। गाइस एक तरह से आप देख रहे हो ये धीरे धीरे ना ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। समहाउ स्लगिश इट्स गेटिंग इंक्रीजिंग, ओके। लाइक पहले प्राइमरी सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड पिस्सिकल्चर इन सब की बात की। सेकेंडरी में हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई की बात की। देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ। ट्रेड के बारे में बात हुई, लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, रेलवे कम्युनिकेशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट इन सब की बात हुई, ओके। नेक्स्ट गाइस, फाइनेंस एंड रियल इस्टेट, जहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल इस्टेट एंड ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग्स फॉर कॉमर्शियल सर्विसेज के बारे में बात है, ओके। गाइस ये दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। सो इन्हें ध्यान से माइंड में फिट करना है। कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज में गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड अदर सर्विसेज की बात है, ओके। एंड गाइस अगर बात की जाए फॉरेन सेक्टर की, सो वहाँ फॉरेन सेक्टर के बारे में बात है जिससे यहाँ का एक अलग ही डेफिनेशन है। लेट मी स्पीक, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। Excluding the last sector, foreign sector, the total production of all sectors gives the gross domestic product. Guys ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे बताऊँ आपको। gross domestic product at factor cost, okay? Adding net factor income from abroad gives the gross national product at factor cost. All right. And guys इसकी बात स्टार्टिंग गाइस फॉरेन सेक्टर से हुई है, ओके। सो इसे याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, ओके। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, ओके। सो गाइस यहाँ पे गाइस अब हम थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, ओके। लाइक नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाई all of its normal citizens taken together. This includes not only the earnings made in India, but also the net factor incomes from abroad. National income is equally to the net national product at market prices, okay? National income is equally to the net national product at market prices. गाइस बात अगर की जाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, गाइस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा बिकॉज ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार आता है, ओके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हियर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड इज इक्वल्स टू वेजेस टू द एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय पीपल एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन शॉर्ट गाइस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू होता है वेजेस ऑफ टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज की जितनी भी उनकी सैलरी है, उनकी वेजेस है, उनका रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मिक्स इनकम हो गया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। सो ये टोटल मिलाकर के हमारा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम रेडी होता है, ओके। एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का होगा इस फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। आई होप गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी बिकॉज हमने काफी सारी बातें कर ली, हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेलिंग की, सब कुछ अच्छे से हमने समझा। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, हमने एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हमने गाइस यहाँ पे डिस्कस किया, यूजिन स्टैनली। सो गाइस दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स का हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट होता है। गाइस आप सोच रहे हो कि मैंने आपको पीडीएफ क्यों नहीं प्रोवाइड किया इसका, या फिर मैं डिजिटली भी तो पढ़ा सकती थी, वो मैं क्यों नहीं कर रही। सो इसीलिए बिकॉज यहाँ पे मेरे सामने ना बुक है पूरी, ओके गाइस, पूरी बुक की पीडीएफ है, अगर कोई भी देखेगा इसे। सो एक तरह से गाइस यू कैन बी अफ्रेड बिकॉज इतनी सारी यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, जिनमें से मैं मेन पॉइंट्स ओनली आपको बता रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि इतना सारा सिलेबस देख करके हमें फिर लगेगा यार हम सोच में ऐसे बढ़ जाएंगे, कैसे होगा कंप्लीट। इसीलिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको बस सुनना है ओनली एग्जाम के लिए। इट्स इनफ, ओके, जस्ट इनफ। कोई मैथ्स नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है या कोई